1857 की राइफल कारतूस, मेरठ, उसके बाद लाल किला, कांग्रेस सेशन, जलियांवाला बाग, दांडी यात्रा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद एनआईए का मार्च। आपको क्या लगता है आजादी एक दिन में मिली? जी नहीं, इसके लिए 90 सालों तक रणनीति बनाई गई। कभी अफवाहों ने आग लगाई, कभी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को देश में मंच दिया और कभी नमक के छोटे टुकड़े ने अंग्रेजों के शासन हिला दिए और कभी भारत के बाहर बने आर्मी ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा 1857 से लेकर 1947 तक कौन कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिससे अंग्रेज हार गए। अंग्रेज भारत में कानून चलाने नहीं बल्कि भारत को कंट्रोल करने आए थे, लेकिन 1857 आते आते हालत ऐसी हो गई कि एक चिंगारी के भी बहाने बहुत बड़ी आग लग सकती थी और धीरे धीरे बहाना बना कारतूस का, जिसको कि आपने मंगल पांडे मूवी में देखी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 कारतूस की चिंगारी का। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राज करने के लिए बड़ी सेना चाहिए थी और समस्या थी कि वो सारी सेना बाहर से नहीं ला सकते थे और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भारत में भर्ती स्टार्ट किया। और जाहिर सी बात है उस टाइम में इंडिया का सिपाही बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा लोकल जानकारी रखता था और उस टाइम में इंडिया में भुखमरी सिपाही की नौकरी से सुरक्षा थी और सिपाही की नौकरी में उसे तनख्वाह अच्छी मिलती थी, उनकी फैमिली पल जाती थी। पर यहाँ पे दिक्कत थी कि अंग्रेजों को भारतीय सिपाहियों पे भरोसा नहीं था और यही एक रीजन था कि उस समय ऑफिसर के लिए ब्रिटिशर को रखा जाता था और उस टाइम में भारत में स्थिति ये थी कि ऑफिसर रैंक के ऊपर भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता था और ये इंसल्ट धीरे धीरे बहुत बड़े गुस्से का कारण बन गई। और इसके बाद अंग्रेज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए। इसमें इन्होंने बहुत सारे राज्यों को निगल लिया और उसी दौर में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया और इसका मतलब ये था किसी भी राज्य में अगर उसका बेटा नहीं है और उस राजा का कोई वारिस नहीं है तो वो संपत्ति अंग्रेज की हो जाएगी। और इसमें क्लॉज ये थे कि गोद लिया बच्चा राजा नहीं माना जाएगा और इस कानून के हिसाब से बहुत सारी रियासत अंग्रेजों में समा गई और राज्य को डायरेक्ट संदेश गया अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। और अंग्रेज यहाँ पे भी नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने धार्मिक सामाजिक कामों में दखल देना स्टार्ट किया और उसके बाद आया 1857 का नया हथियार और इस हथियार का नाम था एनफील्ड राइफल और इसकी कारतूस उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा गई। कहा जाता है उस टाइम में कारतूस पे ग्रीस लगी होती थी और इसे मुंह से काट के गन में फिट किया जाता था और उस टाइम में ये अफवाह फैल गई कि इसके ग्रीस को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है और गाय उस टाइम में हिंदुओं की माता थी और मुस्लिम भी सुअर को बहुत ज्यादा नापाक मानते थे और इससे दोनों जातियों के धार्मिक मान्यता पे बहुत ज्यादा चोट लगी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम का एक मामला सामने आ जाता है। जाति से वो ब्राह्मण होता है लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करता है और उसने बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक पे डायरेक्ट गोली चला दी। लेकिन अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा उसने भांग खा के अफवाह फैलाई, लेकिन लोक कथाओं में ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंडिया में फैल गई और ये नरेटिव धीरे धीरे इंडिया में जाके चिंगारी बन गई और यहीं से 1857 की आग तेजी से फैलने लगी। और अगर मैं बात करूं मेरठ की, मेरठ में कारतूस को इनकार करने वाले को सबके सामने सजा मिली और ये वही मोमेंट था जब सैनिकों का अंग्रेजों के ऊपर डर टूट गया। 10 मई को यहाँ पे विद्रोह भड़कना स्टार्ट होता है और 11 मई तक सिपाही डायरेक्ट दिल्ली पहुँच जाते हैं और उस टाइम में बहादुर शाह जफर दिल्ली के नेता थे और इसीलिए लीडर के रूप में उनको आगे लाया गया ताकि उनको देख के अदर रियासत भी आगे आ सके। 1857 का विरोध बहुत ही ज्यादा बड़ा था लेकिन इसमें 3 बहुत बड़ी कमजोरियां थी। पहला, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग, सेंट्रल लीडरशिप कुछ भी नहीं था और सभी जगह अलग अलग तरीकों से लड़ाइयाँ की जा रही थी और बहुत सारी रियासत न्यूट्रल थी या तो अंग्रेजों के साथ खड़ी हो गई और जब अंग्रेजों ने रीइंफोर्समेंट वापस भेजा तो दिल्ली वापस ले ली गई और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल धीरे धीरे खत्म किया और 1858 आते आते यहाँ पे ब्रिटिश सरकार राज करने लगी और इतने विद्रोह के बाद अंग्रेज ने यहाँ पे प्रशासन बहुत ज्यादा मजबूत किए। रेलवे, टेलीग्राफ, अखबारों से एक देश के दूसरे कोने में खबर भेजनी आसान हुई और इसी से एक नया मिडिल क्लास उभरा जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा, कानून समझा, बहस करने लगा और बहुत सारे लोकल संगठन बन रहे थे। लेकिन यहाँ समस्या बहुत बड़ी थी और उस टाइम में भारत के लोग मेन मुद्दों में फंस जाते थे और भारत को एक नेशनल प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार बनी और शुरुआत में कांग्रेस के पास एक तरीका था, पेशेंस, प्रोटेस्ट, उसके बाद प्रार्थना करने
करने का, और ये सारी काम संविधान के दायरे में रह के पूरी की जाती थी। और यही एक रीजन है कि कांग्रेस के शुरुआती नेता बहुत ज्यादा मॉडरेट थे। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा चर्चित थ्योरी है जो आपको जाननी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब की तरह देखा और उन्हें यूज किया ताकि जनता के गुस्से को मंच पे कंट्रोल में रखे, और ये बहस शुरुआत से लेके आज तक चलती रहती है। पर इतना तो तय है कि कांग्रेस ने धीरे धीरे पूरे भारत में नेशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली और उसने भारत के पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका सालों तक निभाई। और उसके बाद 1905 में बंगाल में विभाजन हुआ। आधिकारिक वजह प्रशासन बताई गई, लेकिन इंडिया में रहने वाले बहुत से लोगों ने इसे डिवाइड ऑफ रूल मान लिया और इससे देश में स्वदेशी आंदोलन उठा। विदेशी सामानों का बहुत ही ज्यादा बहिष्कार किया गया और हमारे देश में खादी और आत्मनिर्भरता की बात हुई। और ये पहली बार था जब इंडिया के लोग अंग्रेजों के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्राइक कर रहे थे और उन्होंने राजनीति को अपना हथियार बनाया और बहुत शांति से काम किया। और उसके बाद 1906 में इंडिया में मुस्लिम लीग बनी और उसके बाद 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्शन की बात की गई और बहुत सारे सीट इंडिया में ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार और मुस्लिम वोटर शामिल थे और इसने राजनीति को कम्युनिटी लाइन में लाके बहुत ज्यादा मजबूत किया। और 1915 के बाद इंडिया में गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी का तरीका जनता को जोड़ने का था। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी राजनीति को एलीट से निकल के लोगों के बीच जाके बैठना। और उन्होंने समय के साथ बहुत सारे आंदोलन किए। चंपारण में नील की खेती, अहमदाबाद मिल फोर्स, खेरा में टैक्स, और यहाँ पे गांधी जी ने दिखाया बिना हिंसा किए भी आप सिस्टम पे दबाव बना सकते हो। और इसके बाद 1919 में रावल्ट एक्ट इंडिया में आया और इसका मतलब था सरकार जब चाहे बिना ट्रायल किए लोगों को जेल में डाल सकती थी। और इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए। अमृतसर में जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ और ब्रिटिश रिकॉर्ड में वहाँ मरने वाले की संख्या कुछ थी, लेकिन रियल रिकॉर्ड में वो संख्या बहुत ही ज्यादा थी। और ये सारी घटना मिलके पूरे भारत को एक लाइन में ला देती है। और ये वो टाइम था जब लोगों का समझौते से भरोसा टूटने लगा। और 1920 से 22 तक नॉन कॉर्पोरेशन और चौरी चौरा स्टार्ट हुआ। नॉन कॉर्पोरेशन में स्कूल, अदालत और विदेशी कपड़े सबका बहिष्कार कर दिया गया। और 1922 में चौरी चौरा आंदोलन के बाद गांधी जी अपना आंदोलन रोकते हैं और यहीं से इंडिया में युवाओं को लगने लगा अब अहिंसा से कुछ नहीं होगा। और उसके बाद HSRA में बहुत सारे संगठन का उभार हुआ। काकोरी में बहुत बड़ा कांड हुआ और उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद देश में भावनाएं बदलने लगी। और उसके बाद भगत सिंह का दौर आया और इन सारी घटनाओं ने युवाओं का फियर बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। और अब तक अंग्रेज भी समझ गए थे कि इंडिया में विरोध चालू हो चुका है, कांग्रेस हो या फिर क्रांतिकारी। उस टाइम अंग्रेजों के पास प्रेशर हर एक फ्रंट पे था। और 1929 आते आते कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करती है। और 1930 में गांधी जी चुनते सबसे सिंपल यूनिवर्सल मुद्दा, और वो मुद्दा था नमक का। नमक उस टाइम में हर घर की जरूरत थी और अंग्रेजों ने उस टाइम में नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। और उस टाइम में गांधी जी का मानना था एक छोटे से कानून तोड़ने का मतलब है हम अंग्रेजों से नहीं डरेंगे। और इसीलिए उस टाइम में दांडी मार्च हुई और उसे उस टाइम में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर किया। और इन सारी चीज़ों से अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और धीरे धीरे वो जाके बदलने लगे। और 1939 तक हालत एक हो गई, वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटेन का पैसा खर्च हो रहा था। और यही एक रीज़न था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो गया। और उसी टाइम में कांग्रेस ने इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की। और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने बाहरी मदद को लेके देश में NIA बना दी। और NIA की सैन्य सफलता बहुत ही ज़्यादा सीमित रही, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और वो धीरे धीरे डरने लगे। और अंग्रेजों को धीरे धीरे लगने लगा कि भारतीय सेना के भरोसे लंबे समय तक नियंत्रण रखना इम्पॉसिबल है। और 1945 आते आते अंग्रेजों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अंत में अंग्रेजों के सामने 3 बड़े फैक्ट बचे हुए थे। वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा टूट चुका था और भारत में जन आंदोलन बहुत ही ज़्यादा पीक पे था और ब्रिटिशर इससे बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए। और इन सारी चीज़ों से सेना और प्रशासन पे बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे और ब्रिटिशर को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ की सेना लॉयल्टी निभाएगी। और इसी माहौल में ब्रिटिशर का सत्ता वापस करने का फैसला तेज हुआ और 1947 आते आते भारत आज़ाद हो गया। और अगर मैं बात करूँ, आज़ादी किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक नेता की नहीं, किसी एक दिन की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी सिपाही की, चिंगारी की, किसान की जिद की, विद्यार्थी की आँख की और
पूरे देश की एक साथ खड़े होने की वजह से थी और इसीलिए हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।